हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। बच्चा, वेरी वेलकम ऑन द डे 3 ऑफ द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सीरीज। थोड़ा सा अप्रिसिएशन आप लोगों का बनता है भाई, क्योंकि आपने इतनी सीरियसनेस दिखाई और डे 1 और डे 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया और आप पहुंच गए हो डे 3 पे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो भाई, किसने किसने डे 1 और डे 2 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे अपने नीट के पेपर को लेके कितना फोकस्ड है और कितने सीरियस है। ठीक है भाई, देखो, अगर आपने दोनों कंप्लीट कर लिया वीडियो तो आपको पता चल चुका होगा कि हमने इनऑर्गेनिक कर लिया, ऑर्गेनिक कर लिया। इसका मतलब आज की वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे। आपके पास जो फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल पूछा जाता है वो बेसिकली टाइट्रेशन से पूछा जाता है। तो इसका मतलब आज की क्लास में हम पूरी तरीके से टाइट्रेशन को सीखेंगे। थोड़ा सा टाइट्रेशन में हेल्प लगती है रिडॉक्स रिएक्शन की, तो हम पूरी रिडॉक्स सीखेंगे भाई, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कैसे उनका एन फैक्टर निकाला जाता है, बस इतना ही। और फिर लास्ट में हम अपनी टाइट्रेशन को रिडॉक्स से पूरी तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये छोटा वीडियो होगा बट वही कंसाइज्ड एंड क्रिस्प एकदम इंफॉर्मेशन मिलेगी। जितना पेपर में रिक्वायरमेंट है, जितना आपको मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको शॉर्ट नोट्स मेरे साथ लेक्चर के दौरान ही बनाने हैं। वैसे मैं अपने शॉर्ट नोट्स ये वाले जो आपको पढ़ाऊंगी, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल आनंद मनी 001 पे डाल देंगे, बट आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए भाई, आई सजेस्ट, ताकि आप जब सेकंड थर्ड रिवीजन के लिए आओ तो आपको पूरी तरीके से अपने नोट समझ में आए। ठीक है भाई, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये वीडियो नीट 2026 के बच्चों के लिए। मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नीट 2027 के बच्चों के लिए भी है भाई। हम आपके लिए यहाँ पर रन करते हैं एक रेजिडेंशियल कोचिंग। अगर आपको मुझसे पढ़ने में या फिर मेरे से समझने में बहुत मजा आता है, आपको कंसेप्ट आसान लगने लगता है और आप अपना एक और साल डेडिकेट करना चाहते हो नीट को, तो आप मेरे साथ ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हो भाई। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी रेजिडेंशियल कोचिंग की, तो आप इस दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चीजों को देख सकते हो। देखो, सर्च करना है गूगल पे cyton.in, आप फटाफट से फर्स्ट हाइपरलिंक को क्लिक करना और यहाँ पर लगा देना ऑफलाइन कोचिंग में। आप देख पाओगे कि हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग में ऐसी क्या यूनिक फैसिलिटीज, एम्यूनिटीज प्रोवाइड होती हैं कि यहाँ पर 100% गारंटीड सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पर दावा करते हैं, मतलब। ठीक है, तो फटाफट से आप आइए, विजिट कीजिए, नहीं तो आप हमारी cyton.in में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब वापस आते हैं भाई वीडियो पे। तो हम यहाँ पर अपनी लास्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है भाई, तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। टाइट्रेशन, आखिरकार रिडॉक्स टाइट्रेशन क्यों करना है? रिडॉक्स टाइट्रेशन हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बाय यूजिंग एन इंडिकेटर। अब देखो, यहां पर आपको तीन वर्ड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेंट, दूसरा है रिडक्टेंट और तीसरा है इंडिकेटर। अगर मैंने रिडॉक्स टाइट्रेशन बोल दिया, इसका मतलब साइमल्टेनियसली मेरे टाइट्रेशन में क्या क्या हो रही है? रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है और साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी परफॉर्म करी जा रही है। ध्यान से देखेंगे, अगर कोई खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो किस नाम से जाना जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। क्लियर हो गया इतनी बात? इसका मतलब रिडक्टेंट लिखा आएगा तो वो सेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज। बिल्कुल उल्टा काम होगा उसका, सेल्फ ऑक्सीडाइज होने वाला है। अगर ऑक्सीडेंट लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? सेल्फ रिड्यूस। देखो, अच्छा मैम, हमें बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, याद कैसे रखें? देखो, हमारे पास क्या होता है? एक एलआईसी एजेंट होता है। उस एलआईसी एजेंट का क्या काम है? एलआईसी प्रोवाइड कराना। वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है? जो भी दूसरा वहां पर स्पीशीज प्रेजेंट है उसको रिड्यूस करना। अगर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। क्लियर होती है इतनी बात? तो या तो रिडक्टेंट लिखा है या रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है, बात बराबर ही है, सेम बात। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा नाम वैसा काम, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या जानते हैं? कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर होती है इतनी बात? चलिए, अच्छा, ये इंडिकेटर क्या है? अभी इस इंडिकेटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि हमारे पास आखिरकार टाइट्रेशन करी कैसे जाती है। तो करी कैसे जाती है बच्चों? हम क्या लेते हैं? एक नॉर्मल कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में नीचे क्या लिया जाता है हमारे पास? अगर हमारे पास एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है
तो मेनली हम नीचे एसिड को लेते हैं और ऊपर क्या लेते हैं, अपना बेस। तो कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या ले लिया है, लेड से हमने एसिड ले लिया है, और यहाँ पर हम मेनली क्या लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट लेने के बाद हमने उसमें क्या पुट कर दिया, थोड़ा सा इंडिकेटर पुट कर दिया। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पीएच के अकॉर्डिंग अपने कलर को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, और कब चेंज करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी अगली स्लाइड में, ठीक है। चल, तो हमने क्या किया, हमने लिया है कॉनिकल फ्लास्क जिसमें लिया था एसिड और या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें मैंने क्या पुट कर दिया, 1-2 ड्रॉप्स क्या पुट कर दी, अपनी नॉर्मल इंडिकेटर की। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने लिया एक ब्यूरेट, उस ब्यूरेट में क्या लिया मैंने, बेस, या तो अगर मैं अपने रिडॉक्स रिएक्शन की भाषा में बोलूं तो क्या ले लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, नीचे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है, ऊपर से मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रही हूँ, तो जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नीचे ले रखे होंगे वो न्यूट्रलाइज होते चले जा रहे होंगे, किससे, जितने भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे ऊपर से गिर रहे होंगे। और एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब नीचे के इक्विवेलेंट्स ऊपर से गिर रहे सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स के क्या हो जाएंगे, इक्वल, और उसी पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के नाम से। क्लियर होती है इतनी बात। चलिए, तो इसको थोड़ी सी आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ पर एसिड बेस टाइट्रेशन आखिरकार होता क्या है, हम लेते हैं एक एसिड, उसकी रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ और क्या बना देते हैं, एक नॉर्मल सॉल्ट बना देते हैं। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास होगा क्या, जितना भी आपने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड का लिया होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसका लगेगा, बेस का लगेगा, ताकि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और वो किसकी फॉर्मेशन कर दे, सॉल्ट की। यही तो होता है। तो हम इस पूरी रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इतनी बात तो क्लियर है कि रिडॉक्स हो चाहे कोई सी टाइट्रेशन हो, हम वहां पर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के अराउंड आपको 3 पॉइंट पढ़ने होते हैं। एक बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, एक क्या है आपके पास, बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, दूसरा कौन सा है, ऑन न्यूट्रलाइजेशन, बिफोर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, दूसरा ऑन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, तीसरा है आपका आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। क्या है बच्चों, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए, तो देखते हैं आखिरकार हो क्या रहा है। हम यहाँ पर किसकी टर्म्स में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की टर्म में बात कर रहे हैं। किसकी टर्म में बात कर रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। चलिए देखते हैं, अगर मैं बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, सबसे पहले मैं न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर ही लिखना चाहती हूँ। तो न्यूट्रलाइजेशन में तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड हैं वो किसके इक्वल हो रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये n क्या दिखा रहा है, हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्लियर है इतनी बात। चल, बहुत ही बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स। इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिखते हैं हम, NEQ। अब ठीक है, ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू NEQ ऑफ बेस। और अगर मैं इसको रिडॉक्स रिएक्शन की टर्म्स में लिखूं तब कैसे लिख सकती हूँ, N equivalent of oxidizing agent should equals to N equivalents of reducing agent। क्लियर होती है इतनी बातें, क्लियर है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, यहाँ पर NEQ लिख दो। अगर मैं बात करूं आपकी बिफोर न्यूट्रलाइजेशन, तो आपने कॉनिकल फ्लास्क में क्या ले रखा है, आपने यहाँ पर या तो एसिड ले रखा है या तो क्या ले रखा है, अपना रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऊपर से धीरे धीरे करके क्या गिर रही है, हमारी बेस की ड्रॉप गिर रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बिफोर न्यूट्रलाइजेशन आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कॉनिकल फ्लास्क में क्या होगा, ज्यादा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। क्लियर होती है इतनी बात। अब यही मैं रिडॉक्स की टर्म्स में कैसे लिखूंगी, यहां पर मैं लिखूंगी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर होती है इतनी बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमारे आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ भाई, आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन अब मेरा एसिड पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुका है न्यूट्रलाइजेशन पे,
और अब मैं ऊपर से और एक्स्ट्रा बेस डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा बेस डाल दिया, इसका मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड कम रह गए, और कौन से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बढ़ गए बच्चों, बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स काफी बढ़ गए। सेम बात मैं किस में लिखना चाहती हूँ, रिडॉक्स। क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपके कम रह गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मुकाबले। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब हमें इस पूरे रिडॉक्स टाइट्रेशन में कौन सा पॉइंट पढ़ना है, तो हमें पूरे रिडॉक्स टाइट्रेशन में बच्चों सिर्फ ऑन न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट पढ़ना है। इसका मतलब हमें जब भी इक्वेशन बनानी है या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के इक्वल पुट करना है। सेम बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग के इक्वल पुट करना है। क्लियर होती है इतनी बात, चल बहुत ही बढ़िया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कहां पर आता है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है, तो हमारे पास वो आता है बच्चों नॉर्मेलिटी में। कहां पर देखा है हमने, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही होती है हमारे पास, यही तो होती है। तो अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को डिफाइन करने लग जाऊं तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यही तो हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। चल, तो ऑन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हमारा क्या हो रहा था, ऑन एनपी, ऐसे लिख दूं, ऑन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हमारा क्या हो रहा था, ठीक से लिखते हैं, ऑन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हमारा क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल हो रहे थे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो ऑक्सीडाइज एजेंट को वन कंपाउंड मार्क कर रही हूँ और रिड्यूसिंग एजेंट को दूसरा कंपाउंड मार्क कर रही हूँ, तो नया फॉर्मूला क्या बन सकता है, N1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू V2। क्लियर होती है इतनी बात। तो यही वाला फॉर्मूला हम अब पूरे रिडॉक्स रिएक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं। ये फॉर्मूला कब है, जब आपके पास कौन सी टर्म दे रखी हो, नॉर्मेलिटी। लेकिन जब आपके पास मोलारिटी टर्म दे रखी हो तो आप इसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हमें पता है, वी नो दैट, छोटी सी बात लिखते हैं कि हमें पता है, वी नो दैट नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। किसके इक्वल होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहां पर मैं पुट कर सकती हूँ, N1 की जगह क्या हो जाएगा, M1 इंटू एन फैक्टर, मतलब N1 फैक्टर इंटू V1 ऐसा ही रहेगा, इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी 2 का क्या हो जाएगा, M2 इंटू N2 फैक्टर और वॉल्यूम आपका एज इट इज रह जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला कौन सा बच गया, जब आपको कंसंट्रेशन किसकी टर्म्स में दे रखी होगी, मोलारिटी, और मेनली आपको किसकी टर्म्स में ही दे रखी होती है, मोलारिटी की टर्म्स में ही दे रखी होती है। तीसरा फॉर्मूला और हमें ड्राइव करना है, कौन सा, इन केस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी की टर्म में डिफाइन करते हैं। थोड़ी सी बात और लिखते हैं, चलो, वी नो दैट, एक चीज और हमें पता है, क्या पता है, कि मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिख सकते हो, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि आपके पास दोनों टर्म्स है, कौन कौन सी, एक रही आपके पास, ये रही मोलारिटी और ये रही आपका वॉल्यूम। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो जाएगा, N1 इंटू एन फैक्टर एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये फिर से हो जाएगा M2V2, किस में बदल जाएगा, N2 में बदल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपाउंड इनटू क्या रह जाएगा वहां पर, N फैक्टर रह जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपको मेनली ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों। आपसे अगर क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आया, तो वो इन तीनों फॉर्मूले पे ही आपको घुमाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि हमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे पढ़ाई करनी है। अब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक पहुंचेंगे कैसे, हम यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंट करते वक्त तो नहीं देख लेते, नहीं देखते ना, हम तो कैलकुलेशन करते वक्त देखते हैं। कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मोलारिटी। चलो, मोलारिटी तो मैं सोल्यूशन को प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स इतने वॉल्यूम में मैं ले सकती हूँ, पर जितना वॉल्यूम उसका यूज हो रहा है क्या वो मैं काउंट कर सकती हूँ, नहीं।
मुझे उसके वॉल्यूम को जानने के लिए पर्टिकुलरली एक विजिबल चेंज चाहिए कि अब मेरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। वही फिजिकल विजुअल चेंज आपको कौन दिखाता है? इंडिकेटर। चलिए, तो इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम अपने रिडॉक्स रिएक्शन के मेन न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा हमारे पास? द सब्सटेंस विच इंडिकेट चेंज इन पीएच बाय चेंजिंग देयर ओन कलर आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। अगर मेरा सब्सटेंस जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है वो किसी पर्टिकुलर पीएच पे जाके अपना कलर चेंज करके दिखाएगा तो मुझे पता चले जाएगा कि अब मेरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है। क्लियर होती है इतनी बात? तो इंडिकेटर मेरी मदद करता है वो वाला वॉल्यूम जानने में जो ऊपर से ब्यूरिट से हमारा कंपाउंड गिर रहा है, कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। पिपेट से तो हमने खुद ही शक किया है कि 20 ml मैंने अपना कॉनिकल में लिया, हमारे सोल्यूशन में M1 V1 हो गया और जो ऊपर ब्यूरिट से गिर रहा है वो क्या हो गया? M2 V2। तो M2 तो मुझे पता है, मैंने ही प्रिपेयर किया है, पर V2 पता है क्या? नहीं। V2 कब पता चलेगा? जब हमारा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। चलिए, तो हमारे पास जो इंडिकेटर होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दे डिसोसिएट। क्या होता है बच्चों? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। कंप्लीटली डिसोसिएट इसको हम नहीं कर पाते। चलिए, तो देखो हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर काम करते हैं। एक एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं, थोड़ा वीकली एसिडिक, और दूसरा हमारे पास बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं। कौन सा? वीकली बेसिक। दोनों का एक एक एग्जांपल पढ़ते हैं, बाकी हमारे पास पूरी टेबल है जहां पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन हो रहा है तो कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, अगर हमारे पास वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन हो रहा है तो कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, वो सबके हमारे पास पूरी तरीके से क्या प्रेजेंट है? टेबल। तो एक पढ़ते हैं हम वीक एसिडिक इंडिकेटर के बारे में। तो यहां पर आता है हमारा फिनोफ्थिलीन। जो फिनोफ्थिलीन होता है वो अपना कलर चेंज कहाँ दिखाता है? 8.2 से लेके 10.3 पीएच रेंज के बीच में अपना कलर चेंज दिखाता है। होता कैसे है? लेट से मैंने फिनोफ्थिलीन का पीएच ले लिया, यहाँ पर H है, तो अगर आप इसमें बेस डालते चले जाओगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस प्लस पीएच नेगेटिव में। यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म में था? कलरलेस फॉर्म में था। हमने जैसे ही बेस डालते गए कौन सी फॉर्म ले ली इसने? पिंक फॉर्म ले ली। पर क्या ये रिवर्सिबल है? बिल्कुल, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर आप इसको H प्लस प्रोवाइड कराओगे तो ये फिर से पिंक से किस में चेंज हो जाएगा? कलरलेस सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो देखो हो क्या रहा है, मैंने क्या लिया? एक HCl एसिड ले लिया, मान लो कोई, उस एसिड में मैंने पुट कर दी 1-2 ड्रॉप ऑफ दिस फिनोफ्थिलीन। अब मैं क्या पुट कर रही हूँ? अभी कलरलेस है मेरा सोल्यूशन, अब मैं क्या पुट कर रही हूँ ऊपर से? NaOH या फिर कोई भी बेस। तो जैसे ही मैं डालती जा रही हूँ, अभी कोई कलर शो नहीं कर रहा। जैसे ही उसका पीएच, एसिड है ना, तो अभी लेस देन 7 है, जैसे ही बेस डलता गया और उसका पीएच मोर देन 7 गया, 8.2 या फिर 10.3 के बीच में रहा, तो ये हमारा फिनोफ्थिलीन फटाफट से अपना कलर चेंज दिखाएगा। कलरलेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा नॉर्मल पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात? चलिए, अब हम देखते हैं थोड़ा बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर होता है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। तो ये डिसोसिएट होगा तो OH माइनस देगा। इसकी पीएच रेंज कितनी होती है हमारे पास? 3.3 to 4.5 के आसपास। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात? 5 के आसपास। चलो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मिथाइल ऑरेंज, Me ले लूं, MEOH। तो ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपके पास? ये डिसोसिएट होके देगा आपको Me पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर ये आपका कहाँ प्रेजेंट है? बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में ये येलो कलर दिखाएगा। येलो कलर कहाँ दिखाएगा बच्चों? बेसिक मीडियम। जैसे ही इसको H प्लस देते चले जाओगे ये किस में बदल जाएगा? MEOH, और ये पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये कौन सा कलर देगा? रेड कलर देगा।
कौन सा कलर देगा बच्चों? रेड कलर। कहाँ? एसिडिक मीडियम में। रेड बोल लो या फिर ऑरेंज बोल लो, मेनली ऑरेंज ही देता है आपका, थोड़ा थोड़ा रेड भी आपका दिखाई दे सकता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर ही मोस्टली देगा। क्लियर होती है इतनी बात? चलिए, क्या इसका केमिकल फॉर्मूला हम समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो देखो हमारे पास फिनोफ्थलीन कैसा दिखता है, एक समझाऊंगी, एक इंडिकेटर कैसे काम करता है। आपके पास ये रहा फिनोफ्थलीन, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये रहा आपके पास फिनोफ्थलीन। जैसे ही आपने इसको OH मीडियम प्रोवाइड कराया, यहां से बॉन्ड हो जाता है आपका क्लीव। तो क्या बन गया? ध्यान से देखना, हमारे पास ये एज इट इज रहा, एक बेंजीन रिंग एज इट इज रही, और दूसरी बेंजीन रिंग आपकी डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, H प्लस वहां से चला गया, यहां पर क्या क्रिएट हो गया? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये वाली जो फॉर्म है फिनोफ्थलीन की, ये कौन सी है बच्चों? कलरलेस फॉर्म है। और जो ये वाली फॉर्म है, ये कहां पर है? एसिडिक मीडियम में। और ये वाली जो फॉर्म है, ये कौन सी है उसकी? बेसिक पिंक फॉर्म है। कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। कहां पर है? बेसिक मीडियम में। क्लियर होती है आपको इतनी बातें? तो इस तरीके से हमारा एसिड काम करता है। एसिडिक मीडियम में वो अपना H प्लस के साथ होगा। अब वो अपना H प्लस डोनेट कर चुका है, तो ये कौन सी फॉर्म निकल जाती है? आपकी पिंक फॉर्म निकल के आती। क्लियर होती है इतनी बातें? तो इस तरीके से आपका इंडिकेटर काम करता है। अब हमारे पास पूरी टेबल है जहां पर लिखा हुआ है इंडिकेटर्स का नाम, उसका पीएच रेंज, एसिड मीडियम में वो कौन सा कलर दिखाएगा और बेसिक मीडियम में वो कौन सा कलर दिखाएगा। तो एक बार आप इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल कहाँ से? t.me/आनंदमणि001 से ले सकते हैं और पूरी पीडीएफ आप एक बार रीड कर सकते हैं। फिर से मेरा सजेशन है आप अपनी नोट्स खुद बनाइए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इस पीडीएफ को लो और यहाँ से अपना अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, देखो बच्चों, अब आपके पास मेन कैलकुलेशन बच जाती है। इतनी थ्योरी पढ़ना काफी है, अब आपके पास मेन कैलकुलेशन बच जाती है। तो मेन कैलकुलेशन के लिए आपको क्या निकालना आना चाहिए? एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो अब यहां से आपका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, तो हर किसी का एन फैक्टर अलग तरीके से निकलता है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सिंपल रिडॉक्स। आइदर आपके पास क्या हो रहा होगा? आपके पास वन कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंप्लीफाई करके लाई हूं। आपके पास वन कंपाउंड प्रेजेंट होगा और उसके अंदर वन एलिमेंट का ही क्या हो रहा होगा? आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वन एलिमेंट का ही क्या हो रहा होगा बच्चे? आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो किस नाम से जाना जाएगा उसको? सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर क्या है? कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है? एक कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उस कंपाउंड में मोर देन वन एलिमेंट, मतलब टू एलिमेंट्स मान लो, तो दोनों एलिमेंट्स का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, या तो दोनों एलिमेंट्स का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ये जो Fe है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। +2 से कहाँ जा रहा है? +3, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो C है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3। कहाँ जा रहा है? +4, मतलब फिर से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो एक कंपाउंड, दो एलिमेंट, दोनों का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऐसी कोई और रिएक्शन होगी जिसमें दोनों का ही क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां पर क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर भी क्या है हमारे पास? वन कंपाउंड, टू एलिमेंट्स। यहां पर भी दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वन कंपाउंड, टू एलिमेंट। एक एलिमेंट का हो रहा होगा, वन एलिमेंट इज बीइंग रिड्यूस्ड। एक एलिमेंट का क्या हो रहा होगा बच्चे? ऑक्सीडेशन। और दूसरे एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट का क्या हो रहा होगा आपके पास? रिडक्शन।
सेकेंड एलिमेंट का क्या हो रहा होगा बच्चों, रिडक्शन। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, फॉस्फोरस +5 में है, किसमें कन्वर्ट हो गया, +3, तो क्या हुआ उसका रिडक्शन। उसी तरीके से यहाँ पर Cl कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1, कहाँ चला गया, 0, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। नेक्स्ट आ जाओ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, वन कंपाउंड इन्वॉल्व हो रहा होगा और वहां पर वन एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बच्चे, वन एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा होगा। यहां पर उसी वन एलिमेंट का क्या हो रहा होगा, रिडॉक्स प्लस ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जैसे कि यहाँ की बात करते हैं, ये 0 पे है अभी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5, ये कौन सी में है, -1, तो 0 का ही क्या हुआ, +5 में ऑक्सीडेशन, 0 का ही क्या हुआ, -1 में रिडक्शन। वन कंपाउंड वन एलिमेंट, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। क्लियर है। तो चारों तरीके की आपको रिडॉक्स रिएक्शन पता चल गई, एक बार फटाफट से इसको नोट कर लेना। अब आ जाओ, हर किसी का एन फैक्टर निकालने का अलग तरीका है, और जब तक आपको एन फैक्टर नहीं निकलेगा आप नॉर्मेलिटी, मोलारिटी और नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में पुट ही नहीं कर पाओगे, अपना आंसर नहीं निकाल पाओगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा एन फैक्टर फॉर सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना भी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी आपके पास नंबर ऑफ एटम है। मल्टीप्लाई दी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीप्लाई दी change in oxidation state by atomicity। जितने भी नंबर ऑफ एटम है उससे आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एन फैक्टर। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7, Mn+2 कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, तो कितना चेंज निकल के आया, 5। कितने नंबर ऑफ M है, Mn है 1, तो इसकी एन फैक्टर क्या निकल के आ गई, 5। अब इसकी एन फैक्टर अलग पूछ सकता है वो आपको वो लिख के देगा, एन फैक्टर कहाँ निकालना है आपको, MnO4 का निकालना है या फिर Mn2+ का निकालना है। तो इसका कैसे निकलेगा, चेंज अभी भी कितने का है, 5 का, कितने Mn है, 1, तो कितना एन फैक्टर निकल के आ गया, 5। एन फैक्टर दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर सेम हो गया। लेकिन नेक्स्ट वाले में देखो, Cr2O7 2- कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, +6, कहां पर जा रहा है, +3, कितने का चेंज है, 3 का चेंज है, कितनी एटॉमिसिटी है यहाँ पर, 2, कितना एन फैक्टर आ गया, 6। क्लियर है इतनी बात। अगर Cr+3 का निकाले तो कितना चेंज है, 3 का चेंज है, कितना हमारे पास वो है एटम Cr का 1, तो कितना एन फैक्टर आ गया, 3। क्लियर है। तो Cr2O7 का पूछे तो 6 एन फैक्टर है और Cr का कितना है, 3। अभी जब मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि एन फैक्टर कहाँ काम आता है। सबसे पहले बस एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो कैसे हो गया हमारे पास, इसके पास कितना है, +3, कहाँ जा रहा है, +2, तो +3 से +2, 1 का चेंज, कितने एटम है, 2, कितना हो गया एन फैक्टर, 2। इसका निकालो एन फैक्टर, कितने का चेंज, 1 का, एटम भी कितना है, 1, तो एन फैक्टर विल बी 1। इसका निकालो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, कहाँ चला गया, +4, कितने का चेंज है, 1 का, कितने हैं एटम, 2, तो कितना एन फैक्टर हो गया, 2। CO2 का निकालो, 1 का चेंज है, 1 ही हमारे पास क्या है, एटम, तो कितना आ गया, 1। यहां पर देखो इसके पास कितना प्रेजेंट है, 1/3, एन की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/3, और यहां पर कितना प्रेजेंट है, -3, तो कितने का चेंज हो गया बच्चों, यहां पर ध्यान से देखेंगे, -1/3 -3 दैट विल बी 8/3। कितना चेंज हो गया, चेंज इज योर 8/3। कितने एटम्स हैं, 3, तो आपका एन फैक्टर कहां पर हो गया, यहाँ पर ना 8 का एन फैक्टर हो गया। क्लियर है इतनी बात। अगर यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, कितने का चेंज है, 8/3 का चेंज है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8/3। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, SO3 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही है, तो इसका कोई एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर कौन सा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
है ना। +3 ऑक्सीडेशन से कहाँ गया है, -3 ऑक्सीडेशन में गया है। तो कैसे होगा, फटाफट से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, +3 है कि +1 है, +1 है, कौन सी है, +1 है। तो देखो +1 से +3 कितने का चेंज है, 4 का, कितने हैं, एक ही है, तो कितना इन फैक्टर आ गया, 4। यहाँ पर चेंज कितने का है, 4, एक ही एटम है, कितना आ गया इन फैक्टर, 4 आ गया। क्लियर होती है इतनी बातें बच्चों आपको। चल आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास कितने का है, अगर यहाँ पर देखा जाए +2, और अगर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए तो कैसे निकल के आएगा, इसको आप मान लोगे x, तो 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। तो कितनी आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, 8/3। अब फटाफट से क्या करोगे आप, नॉर्मल चेंज निकाल लोगे, तो चेंज कितना आ गया, 3 2 6, 6 2/3, कितने का चेंज आ गया बच्चों, 2/3 का चेंज आ गया। 2/3 इंटू 1 कितना आ गया, 2/3। इसका कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 2। तो सबका एन फैक्टर आप अलग अलग निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ी और प्रैक्टिस करें क्या, बिल्कुल। हमारे पास ये कितना, -1 0, बढ़ा कितना, 1, कितने का कितना है हमारे पास एटम, 2, तो कितना हो गया, एन फैक्टर विल बी 2। अगर इसका कैलकुलेट किया जाए O2 का, तो कितने का चेंज, 1 का, एटॉमिसिटी कितनी, 2, तो कितना हो जाएगा, 2। सेम बात यहाँ पर, -1 से कहाँ गया, -2, कितने का चेंज है, 1 का, कितने एटॉमिसिटी, 2, तो कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 1 का चेंज इंटू 1 कितना हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर देखो +4, यहाँ पर +2, तो कितने का चेंज है, 6 का, कितनी एटॉमिसिटी, 1, कितना हो गया एन फैक्टर 1। यहाँ पर भी सेम एन फैक्टर आएगा आपका, इधर कैलकुलेट करो 0, और यहाँ पर कितने का जा रहा है, +5, कितने का जा रहा है बच्चों, +5, तो कितने का चेंज हो गया, 5, और 2 इसकी एटॉमिसिटी है Cl2, तो कितना हो गया एन फैक्टर 10। इसकी बात करते हैं, 5 इंटू 1 कितना हो गया, 5। नेक्स्ट आ जाओ, +7 से कहाँ चला गया है इस बार, ये +6 पे चला गया, कितने का चेंज है, 1 का, कितने एटम, 1, एन फैक्टर विल बी 1। इसकी बात करते हैं, 1 इंटू 1 1। इसकी बात करो, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है अभी आपके पास, +1। यहाँ पर जाके, अच्छा यहाँ पर तो फास्फोरस का देखेंगे ना, तो -3, और यहाँ पर किस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर होती है इतनी बात। कितने का चेंज आ गया है, 6 का, 1 इक्वल्स टू 6, इसका भी कितना आएगा, 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। आई होप अब आपको सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन के सारे एन फैक्टर कैलकुलेट करने आ जाएंगे अपने आप। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एन फैक्टर कैलकुलेशन पे, जो है हमारे पास कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर। तो कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन का क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले जो पहली ऑक्सीडेशन हो रही होगी उसका एन फैक्टर निकालेंगे, जिसको हम क्या लिखेंगे, N1, पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एन फैक्टर। दूसरा निकालेंगे हम दूसरी ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर, दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा एन फाइनल निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो देखो ध्यान से देखते हैं, समझ के ही होगा, एग्जाम्पल से ही समझोगे कैसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपके पास, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 कहाँ जा रही है, +3, तो ये हो गया मेरे पास पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन N1। तो इसका निकाल सकती हूं मैं, बिल्कुल। कितने का चेंज है, 1 का, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 1 से, तो क्या आ जाएगा आपका 1। यहाँ पर क्या है आपके पास, +3, यहाँ पर क्या है, +4, दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। कितने का चेंज है, 1 का, यहाँ पर कितनी है आपके पास एटॉमिसिटी, 2, तो कितना आ गया, 2। अब एन फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, N1 + N2 दैट विल बी 1 + 2 दैट विल बी 3। क्लियर होती है इतनी बात। इधर आ जाओ, इधर कैसे करोगे, ये क्या है +2 में, ये क्या है +3 में, कहाँ कहाँ गया, पहले वाला +2 से +4, तो ये क्या हो जाएगा, N1। कैसे निकालोगे, चेंज है 2 का, एटम है 1, एन फैक्टर विल बी 2। यहां पर निकालो, +3 से कहाँ गया है, +4, चेंज N2 है, चेंज है 1 का, एटम कितने हैं, 2, तो कितना आ गया आपके पास, 2। तो इसका एन फाइनल क्या निकल के आएगा, N1 + N2 दैट विल बी 2 + 2 4। क्लियर होती है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट एन फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, एन फैक्टर फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहां पर क्या होगा, जो भी एन फैक्टर रिडक्शन रिएक्शन का आएगा वही क्या होगा, आपका एन फाइनल होगा। क्योंकि मान लो जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सब कुछ हमें किसकी टर्म्स में दे रखा होता है,
रिडक्शन की टर्म्स, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, सारा रेफरेंस हमने क्या ले रखा है, रिडक्शन का। इसीलिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन में रिडक्शन वाली रिएक्शन का एन फैक्टर माना जाता है। ये बस नॉर्मली एक आपका रूल है। तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला कौन सा है, +5 से कहाँ गया, +3, तो यही है आपका रिडक्शन। कैलकुलेट करो फटाफट से इसका एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कितना है 2 और आपके पास एटम कितने हैं 1, तो कितना हो गया, यही क्या है आपका एन फाइन। अब बस लास्ट बचा है आपके पास कौन सा, हमारे पास नॉर्मल अपना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का कैसे होगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे। हम फिर से एक अज्यूम करेंगे, इसका क्या मान लिया हमने N1 और इसका क्या मान लिया हमने N2। तो इसका N फाइनल क्या होता है बच्चों, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ऐसे करके निकालते हैं इसका। ठीक है, चलो जल्दी से निकालेंगे, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से कहाँ चला गया, वो +5, कितना एन फैक्टर हो गया इसका, N1 कितना निकल के आएगा हमारे पास, कितने का चेंज है, 5 का चेंज है, कितने एटम है, 2 एटम है, तो कितना आ गया, 10 आ गया। N2 कैसे निकलेगा, कितना है, 0 से -1, कितने का चेंज है, 1 का, कितने एटम है, 2, तो कितना आ गया 2। अब इसमें वैल्यू पुट करना है बस, 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2, that will be 20 into 12, that will be 5/3, 5/3 is your correct option। ये आपका एन फैक्टर फाइनल निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हमें सारे एन फैक्टर निकालने आ गए। अब हमें क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर निकल गया, अब बस रिडॉक्स रिएक्शन लिखना सीख जाएं, फिर हम अपने न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चल तो देखते हैं हाउ टू राइट रिडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले एक और एग्जांपल है हमारे पास, इसका क्या है, -1, ये कहाँ पहुंच गया, -2 पे, और ये 0, तो -1 से -2 क्या मान लूंगी मैं, N1, -1 से 0 क्या मान लूंगी, N2। फॉर्मूला क्या है, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्लियर है इतनी बात। चल आगे बढ़ते हैं फटाफट से। N1 निकाल के दिखा दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज कितने का है, 1 का, कितने एटम है, 2, तो कितना हो गया 2। N2 निकाल के दिखा दो, चेंज कितने का है, 1 का, कितने एटम है, 2, तो कितना हो गया 2। तो बस 2 की वैल्यू पुट कर दो भाई फटाफट से, जल्दी से। 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, दैट विल बी 4/4, दैट विल बी 1। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 आ चुका है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वो अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कि KMnO4। अगर एसिडिक मीडियम की हमारे पास रिएक्शन हो रही है तो किसमें कन्वर्ट होगा, Mn2+ में। तो आपको यहाँ से एन फैक्टर निकालना आता है क्या, बिल्कुल। चेंज कितने का है, 5, Mn कितने एटम है, 1, तो आपका एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में KMnO4 का कितना निकल के आ गया, 5। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल में किसमें कन्वर्ट हो गया, वो +4 में, यहाँ पर +2, न्यूट्रल में आपके पास +4। इसको एक और नाम से जानते हैं हम, एल्कलाइन मीडियम के नाम से भी, वीकली एल्कलाइन मीडियम। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर आपका एन फैक्टर कितना हो गया, 3 इंटू 1, दैट विल बी 3। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेसिक मीडियम, तो क्या हो जाएगा +6, ऐसे याद रखेंगे, +2 +4 +6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, द एन फैक्टर विल बी 1। क्लियर होती है इतनी बातें। चल अब ये अपना ऑक्सीडेशन दिखाएगा, तो इसके साथ जो स्पीशीज दिखाएगी, मतलब ये अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाएगा, तो इसके साथ जो स्पीशीज होगी वो कौन सा बिहेवियर दिखाएगा बच्चों, दैट विल शो यू अ रिड्यूसिंग बिहेवियर। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर Cr2O7 है तो वो बस एसिडिक मीडियम में कहाँ चला जाता है, Cr+3। बेसिक मीडियम में वो उतने का उतना ही रहा, यहाँ पर वो +6 से कहाँ चला गया, +3 में, पर यहाँ से +6 में क्या चला गया, +6, तो यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई। तो देखो फटाफट से देखो कितना हो गया चेंज, 3 का, एटम कितने हैं आपके पास, 2, एटम कितने हैं आपके पास, 2, तो कितना हो गया आपका चेंज, एन फैक्टर विल बी 6। अगर H2O2 दोनों की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी और रिड्यूसिंग की तरह भी, तो अगर आपका H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, O2, और अगर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में आएगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, H2O। तो यहाँ पर कौन सा है, 0, यहाँ पर -2, इधर क्या है, -1। तो इसके केस में भी एन फैक्टर कितना आएगा, चेंज कितने का, 1,
इंटू एटोमिसिटी 2 2। इसके केस में भी एन फैक्टर कितना आएगा 1 इंटू 2 दैट विल बी 2। क्लियर है? तो किसी में भी कन्वर्ट हो आपका एन फैक्टर चेंज नहीं होगा, वो 2 ही आएगा। चल बहुत ही बढ़िया। अब होगा क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एटम के पास आएगा तो वो उसको मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में पहुंचा देगा। जैसे कि आपके पास मान लो सल्फ्यूरस एसिड है, कैसा दिखता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। यहाँ पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, अभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके पास अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो वो इसको मैक्सिमम में छोड़ आएगा, तो इसकी मैक्सिमम कौन सी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड +6। तो रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी आ गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है वो हम देखेंगे, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है या फिर न्यूट्रल मीडियम है, और वो किस में चेंज कर दे रहा है, तो जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उससे मैक्सिमम वाली वो उसमें छोड़ के आएगा। जैसे जितने भी आपके पास सल्फाइट होते हैं आयन किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट में। जैसे कि अगर इसकी बात करूं तो अगर मैं नॉर्मल ये लिख दूं SO3 2- इसी का तो है, तो सल्फाइट हो गया, किस में कन्वर्ट कर दिया, सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आ जाओ, सल्फ्यूरस एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, इक एसिड। वैसे ही फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरिक एसिड। अगर कोई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है तो उसको 0 तक पहुंचा देगा, जैसे कि I- को कहां तक पहुंचा देगा, I2 तक पहुंचा देगा। क्लियर है? अब हमें रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी आ चुकी है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो कैसे होगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, KMnO4 इज रिएक्टेड विद फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है भाई, KMnO4 था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसको हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है, एसिडिक मीडियम। हमने यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ लिया KMnO4 एसिडिक मीडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2, तो किसमें, सॉरी Mn2+। क्लियर है इतनी बात? पूछ रहा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, है ना। अब आपके पास क्या प्रेजेंट है, फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट के साथ कौन आ गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन, यही अपना KMnO4 ही रिएक्शन दिखा रहा है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, ध्यान से देखिए, आपके पास ये +2 है, +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में। हमने यही तो बोला था, उसको उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के पास छोड़ के आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये +3 में, +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों आपके पास, ध्यान से देखेंगे, +4 में। तो +4 में आपके पास कौन सा कंपाउंड बनता है, CO2 बनता है। सॉरी बच्चों, क्या बनता है, CO2। तो क्या क्या प्रोडक्ट हो गए, एक तो Mn2+ प्रोडक्ट हो गया, एक Fe3+ प्रोडक्ट हो गया, और तीसरा आपका क्या प्रोडक्ट हो गया, CO2 प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात? तो अब जो भी ऑप्शन में आपको दिखे आपको क्या ढूंढना है, Fe का +3 स्टेट, Mn का 2+ स्टेट और CO2। क्लियर है इतनी बात? इतनी आसानी से रिएक्शन लिख दिया आपने। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या है, KMnO4 जब तक नहीं दे रखा तब तक एसिडिक मीडियम ही मान लोगे, तो क्या कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर देखा जाए तो ये 2 ऑक्साइड से मिलके बना हुआ है, एक तो FeO और दूसरा Fe2O3। किससे बच्चों, Fe2O3। तो ये तो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम स्टेट पे है, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, +2। तो +2 वाला किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको +3 वाले में कन्वर्ट कर देगा। तो प्रोडक्ट कौन सा है, आपको +3 ढूंढना है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये +1 हो गया, ये +2 हो गया और ये +3 है, तो आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। आपको बस जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, उसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाना। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फाइट आयन है, +4। तो +2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये +3 में कन्वर्ट कर देगा, और सल्फाइट आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। अब इन दोनों को जोड़ के आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इतना आसान है प्रोडक्ट बनाना। चले आगे, अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, तो आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है रिडॉक्स रिएक्शन में। पहला इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, N1V1 = N2V2। अगर इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, M1V1 × N फैक्टर इज इक्वल्स टू M1V1 × N फैक्टर।
ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर तीसरी चीज पूछ लिया आपके पास मोल्स, तो कैसा लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इनटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपाउंड इनटू n फैक्टर। क्लियर होती है इतनी बातें? तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला, यही तीनों फॉर्मूले बस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, चलिए चलते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, और क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट। मोल्स वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या था, N1। N1 किसको मान लिया, मान लो मैंने KMnO4 को, और फेरस ऑक्सलेट को क्या मान लिया मैंने, N2 मान लिया। तो क्या हो जाएगा, N1 इंटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू N2 इंटू n फैक्टर। यही हो जाएगा मेरे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, कैसे होगा। अब हमारे पास, हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन से n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और फिर हम अपना नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। तो ये हमें पूछ रहा है, N1 हमसे पूछा गया है, और ये हमें दे रखा है कितना, 5 मोल। चलो n फैक्टर दोनों का निकालना है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है भाई, KMnO4 कन्वर्ट्स इनटू Mn2+। इसका n फैक्टर तो रट जाना चाहिए अभी तक, कितना है, 5। ठीक है, अब देखो फेरस ऑक्सलेट कैसा दिखता है, ऐसा, यही है फेरस ऑक्सलेट। तो इसकी प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया, कौन, KMnO4, क्या करेगा, +2 को +3 में कन्वर्ट कर देगा, और +3 को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, +4 में कन्वर्ट कर देगा। कौन सी रिएक्शन है, कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे निकालते थे इसका, n फाइनल N1 प्लस N2 निकालते थे। तो N1 निकालो, कितना है, +1 का चेंज, कितने एटम है, 1, तो N1 कितना आ गया, 1। N2 निकालो, कैसे है, कितने का चेंज, +3 से +4, 1 का चेंज, कितने नंबर ऑफ एटम है, 2, तो कितना आ गया, 2। टोटल n फैक्टर कितना कैलकुलेट करके आ गया आपका, 3। तो आपके पास सब कुछ प्रेजेंट है, बस वैल्यू पुट करनी है। N1 आपको निकालना है, n फैक्टर ऑफ KMnO4 दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल, 5 हो गया। N2 कितना है आपके पास, 5 मोल, और n फैक्टर कितना निकल के आया आपके पास, 3। कितना निकल के आया, 3। तो N1 की वैल्यू सीधी आ गई, कितनी, 3 मोल। N1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सीधा सीधा आ गया 3 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, खुद से करोगे ट्राई, बिल्कुल करेंगे भाई। हाउ मेनी मोल्स ऑफ K2Cr2 आर नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O2। तो इसको क्या मानूंगी, कंपाउंड 1, इसको क्या मानूंगी, कंपाउंड 2। तो आपको क्या देखा है, नंबर ऑफ मोल्स, फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, N1 इंटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू N2 इंटू n फैक्टर। सेम फॉर्मूला बार बार लग रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही आसान पूछेगा। चल, तो N1 निकालना है आपको, ये दे रखा है 1 मोल। दोनों के n फैक्टर और पता कर लेते हैं। तो K2Cr2O7 किसमें कन्वर्ट होता है, Cr+3। इसका n फैक्टर कितना निकल के आया था, 6। पढ़ा था ना हमने, पीछे करके दिखा दूं क्या फटाफट से, देखो K2Cr2O7 +3, किसमें कितना है n फैक्टर, 6, वरना आप अभी भी कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मली। दूसरा है H2O2, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है, इसको ऑक्सीडाइज करना, किसमें कन्वर्ट करेगा, O2 में। तो इसका n फैक्टर चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, कितना आ रहा था, 2। अब सब कुछ पता है, वैल्यू पुट करनी है, N1 तो निकालना है, इसका n फैक्टर कितना आया है, 6, इसका n फैक्टर 1 और इसका n फैक्टर 2। तो कितना आ गया आपके पास, N1 1/3 मोल्स। कितना आ गया बच्चों, 1/3 मोल्स। क्लियर है इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 needed in slightly alkaline medium to completely oxidize 2 moles of ferrous sulfide। चलिए देख लेते हैं फटाफट से, कैसे निकालोगे, KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो इसको फिर से मैंने N1 मान लिया, ये मुझे निकालना है, इसका मुझे N2 गिवन है, कितना है, 2 मोल गिवन है। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्लाइटली एल्कलाइन, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, +7 से गया किसमें, +4 में, n फैक्टर विल बी 3। नेक्स्ट आ जाओ,
फेरस सल्फाइड क्या है, FeSO3 किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा, और फेरस जो सल्फाइड है सल्फेट में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 होल हो जाएगा। चलिए इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो +2 से कहाँ गया, +3 में, कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, 1 का चेंज, एक ही एटम, तो कितना हो गया हमारे पास, एन फैक्टर 1। इसका +4 से कितने का चेंज है, +6 का चेंज है, तो कितना गया, 2, कितना एटम, 1, तो कितना हो गया, 2। हमारा फाइनल एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 3। तो इसका भी 3 और इसका भी कितना एन फैक्टर आ गया हमारे पास, 3 आ चुका है। अब वैल्यू पुट करनी है, N1 इंटू इसका एन फैक्टर कितना है, 3 इज इक्वल्स टू N2 कितना है, 2, और इसका एन फैक्टर कितना है, 3। तो आपकी N1 की पूरी वैल्यू आ गई सीधी सीधी कितनी, क्लियर होती है इतनी बातें, इतना आसान आसान पूछेगा वो आपसे। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है वो आपको, Cu3p when treated with K2Cr2O7 in acidic medium gives CuO or H3PO4 as a product. How many moles of K2Cr2 are needed to completely oxidize 1 mole of Cu3p? देखो आपके पास हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे, Cu3p किस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, आपका CuO में कन्वर्ट हो रहा है और H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यही तो है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1, और ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हमारा फास्फोरस कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -3, और यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडेशन, और यहां पर भी क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडेशन। फिर से क्या करोगे आप, नॉर्मल इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे, कैसे, N1 + N2, आपका एन फाइनल आ जाएगा। एन फाइनल की वैल्यू आप नॉर्मल K2Cr2 का तो होता ही कितना है एन फैक्टर, 6, इसमें पुट कर दोगे और आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये वाला 4th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ऐसे कि मैम 4th और जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएगा। क्लियर है इतनी बात, चल आगे देखते हैं। 0.1 मोलर KMnO4 is treated with 0.1 molar 100 ml oxalic acid. Calculate the volume of KMnO4 needed to completely oxidize oxalic acid. अब ये oxalic acid कैसा दिखता है, H2C2O4। यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, H+, ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, पर ये क्या है आपका +3, तो इसको कन्वर्ट किस में कर देगा वो ऑक्सीडाइज करके, +4 में। तो हटाओ निकालो फटाफट से, ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना हो गया, 1 का चेंज, 2 एटम ऑक्सैलिक एसिड का निकल चुका है, और KMnO4 जब भी एसिडिक मीडियम में होगा, ऑक्सैलिक एसिड एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदल जाएगा, इसका एन फैक्टर आएगा भाई 5, रट चुका है। वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, M1V1 इंटू N1, ये क्या है आपका एन फैक्टर, इज इक्वल्स टू M2V2 इंटू N2, एन फैक्टर। चलो M1 दे रखा है, बिल्कुल 0.1, V1 दे रखा है, नहीं दे रखा, यही तो मुझे निकालना है, इंटू एन फैक्टर कितना है 5, M2 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना है 0.1, V कितना है 100, और N2 कितना है मेरे पास 2 मोल। फटाफट से कैलकुलेट करो, ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया 1 से, और ये कितना हो जाएगा 20, तो आपका वॉल्यूम कितना निकल के आ गया बच्चों, 40 ml निकल के आ गया। क्लियर है इतनी बात, चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है और KMnO4 को ट्रीट किया है फिर से फेरस सल्फाइड के साथ, किससे ट्रीट किया है, सॉरी किससे ट्रीट किया है बच्चों, इस बार नॉर्मल फेरस सल्फेट से ट्रीट किया, सल्फाइड से ट्रीट नहीं किया। तो कैसे निकालोगे, एसिडिक मीडियम और स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ में, एन फैक्टर विल बी 5। बेसिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+, MnO2 सॉरी, तो इसका कितना हो जाता है हमारे पास 3।
लेकिन क्या यहाँ पर आपको एन फैक्टर की जरूरत है? नहीं, हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? N1V1 इक्वल्स टू N2V2। क्या इसमें एन फैक्टर आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर स्लाइटली एसिडिक हो चाहे स्लाइटली बेसिक हो, आपका दोनों में नंबर ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? सेम। अमाउंट ऑफ वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम का सेम नंबर आएगा। देखिए कैसे करेंगे? नॉर्मल 0.1 इंटू क्या कर दोगे आप? V1, और इसमें क्या करोगे? 0.1 इंटू 2, तो V1 कितना हो गया आपका? 2 लीटर ही आ चुका है। क्लियर है इतनी बात? तो नॉर्मेलिटी के केस में आपको एन फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, रिडॉक्स बैक टाइट्रेशन। ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि बैक टाइट्रेशन आखिरकार होता क्या। देखो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर लिया था रिड्यूसिंग एजेंट। हम ऊपर से क्या प्रोवाइड करा रहे थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर से क्या प्रोवाइड करा रहे थे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गलती से मेरे पास से एक्स्ट्रा क्या डल गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी क्या हुआ? नीचे वाले फ्लास्क में रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा है और उसको न्यूट्रलाइज करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और थोड़े से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और पड़े हैं किसके? हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, क्योंकि ज्यादा हो गया। तो मेरे को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए वापस से थोड़ा क्या डालना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट ही डालना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे बोल दूं कि पहले मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट 1 था और फिर मेरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट 2 डालना पड़ा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 1 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट 2। तो आपके पास ये बैक टाइट्रेशन का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 0.1 molar of 100 ml H2O2 solution is reacted with 0.100 ml of KMnO4। तो KMnO4 ने रिएक्शन दिखाई इसके साथ। ठीक है भाई, इन एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, एसिड सोल्यूशन में मतलब KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Mn2+ में, और H2O किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? H2O2 O2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। If the resulting solution required 100 ml of more salt to completely neutralize, then calculate the concentration of more salt। वो कह रहा है जब इन दोनों ने रिएक्शन कर ली तो एक मेरे पास मेन मिक्सचर बचा, उस मिक्सचर में मैंने वापस से किसकी रिएक्ट? 2 की तरह। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 शुड इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ, पहला क्या है? H2O2 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सॉल्ट। क्या है? मोहर सॉल्ट। क्लियर होती है इतनी बातें? चलिए वैल्यू पुट करते हैं मोलारिटी की टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा? M1 इंटू V1 मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, इसमें भी सेम होगा, M2 इंटू V2 इंटू में एन फैक्टर, और यहां पर तीसरी वैल्यू और आ जाएगी प्लस करके, क्या? M3 इंटू V3 इंटू में एन फैक्टर। चलो भाई वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो मोहर सॉल्ट में मुझे किसकी जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ FeSO4, वरना वहां पर क्या होता है? ये कुछ ऐसा ही दिखता है, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट ऐसे करके। तो हमें ये तो सारे अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, सिर्फ ये +2 में होता है, तो ये किस में चला जाएगा? +3 में। तो मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना है बच्चों? 1। मोहर सॉल्ट का एन फैक्टर कितना है? 1। चलिए तो देखते हैं, H2O2 का हमारा कितना होता है एन फैक्टर? 2, और इसका कितना होता है? 5। चलो भाई बस अब तो वैल्यू पुट करते चले जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो M1 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, ये रहा। कितना हो गया? 0.1। V1 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, 100 ml। एन फैक्टर कितना है? 5। M2 दे रखा है क्या? बिल्कुल। कहाँ है? 0.1, H2O2 वाला M2। V2 दे रखा है क्या? बिल्कुल 100 ml इंटू एन फैक्टर कितना हो गया? 2 प्लस यहाँ पर M3 तो हमें निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ मोर सॉल्ट तो निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय V3 दे रखा है क्या? बिल्कुल 100। कहाँ है? ये रहा। इसका एन फैक्टर कितना आएगा? 1। तो 100 ऐसे ही कैंसल आउट होगा। यहाँ पर क्या आ गया? 0.5, यहाँ पर आ गया 0.2 प्लस M3, तो कितना वैल्यू आ गया? M3 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.3। कितनी आ गई बच्चों? 0. क्लियर होती है इतनी बात? तो 0.3 मोलर आपका कंसंट्रेशन निकल के आ चुका है।
ऐसा होता है बैक टाइट्रेशन का। देखने में कितना मुश्किल लग रहा है और करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पूरी तरीके से रिडॉक्स टाइट्रेशन खत्म होता है। अगर आपने ये पूरा 3 डे चैलेंज पूरी ईमानदारी से निभाया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ कि यस मैम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री खत्म। और अगर आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे और ज्यादा क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। इस पूरे की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? t.me आनंदमणि 001 पे।